हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अलवर बीकॉम पार्ट सेकंड। पेपर है EAFM पेपर सेकंड और पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व है। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। तो अब हमें इसमें देखना है कि वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें कौन कौन सी होती हैं और तकनीकें होती क्या हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। वित्तीय विश्लेषण के लिए सबसे पहले वित्तीय विवरणों की पुनर्रचना की जाती है। इसके पश्चात विभिन्न अवयवों के क्षैतिज या लंबवत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन क्षैतिज या लंबवत संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण की तकनीकी कहते हैं। इसी बीच हमारे पास एक डेफिनेशन भी दी गई है जो RM श्रीवास्तव के अनुसार। तो उनके शब्दों में लिखा है कि किसी व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति अथवा लाभार्जन शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वित्तीय विवरणों की मदों में क्षैतिज या लंबवत विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विश्लेषण की तकनीकी कहा जाता है। वित्तीय विश्लेषक द्वारा ऐसी अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास में आता है नंबर 1, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण का तात्पर्य है कि ये तुलना किसी वर्षों से संबंधित हो सकती है या दो से अधिक कंपनियों से संबंधित हो सकती है या दो से अधिक ग्राहकों से या क्रेताओं से या विक्रेताओं से या हमारे समंकों से किसी प्रकार का भी स्थिति की तुलना की जा सकती है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर देखते हैं, यहाँ पर तुलनात्मक वित्तीय विवरण के वे विवरण हैं जिनमें अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन समंकों की व्यक्तिगत मदों में दो से अधिक वर्षों के समंकों जैसे निकटवर्ती स्तंभों में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। अर्थात वे विवरण जिनमें अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन समंकों के व्यक्तिगत मदों में परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जाता है। इन विवरणों में दो से अधिक वर्षों के समंक निकटवर्ती स्तंभ के रूप में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वित्तीय समंकों की सही परिप्रेक्ष्य में सामयिक तुलना आसानी से की जा सके। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों का निर्माण इस तर्क पर भी आधारित होता है कि केवल एक वर्ष के बजाय अनेक वर्षों की अवधि पर आधारित विवरण अधिक अर्थपूर्ण एवं सार्थक होते हैं, क्योंकि एक अवधि के वित्तीय विवरण समंक संस्था के लंबे एवं निरंतर इतिहास का केवल एक क्रम अवस्था का ही चित्र करते हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण निरपेक्ष अंक रुपयों में वृद्धि या कमी अर्थात निरपेक्ष अंकों में परिवर्तन, निरपेक्ष समंक प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि या कमी प्रतिशतों में दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारे हैं वित्तीय विवरणों। या फिर आगे इसमें और भी बात कर सकते हैं, जैसे वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी संस्था के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों, दायित्वों तथा शुद्ध कीमत की प्रत्येक मद में वर्ष प्रति वर्ष होने वाली परिवर्तनों की गणना तथा यह जानना है कि ऐसे परिवर्तन अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि जितने समय के किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का अध्ययन किया जाए उस समय के दौरान लेखांकन सिद्धांतों के परिपालन में एकरूपता बरती जाए तथा आंकड़ों एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण प्रस्तुतिकरण की विधियों में भिन्नता न हो। लेखांकन सिद्धांतों, परंपराओं, नीतियों या समयावधियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अनुपयुक्त एवं भ्रामक बना देते हैं। तो वित्तीय विवरणों का इस प्रकार से हम काउंटिंग बना सकते हैं। अब तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के जो लाभ होते हैं, एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
एक तो होता है आसान मूल्यांकन करना, दूसरा होता है तुलनात्मक मूल्यांकन करना, तीसरा कमजोरी की पहचान हो जाती है। इसमें मूल्यांकन किसी भी प्रकार का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। संपत्तियों का मूल्यांकन 2 या 2 से अधिक वर्षों का आसानी से किया जा सकता है। दायित्वों का मूल्यांकन किया जा सकता है। और तुलना करना, तो यहाँ पर किसी भी वर्षों की जो संपत्तियाँ हैं, दायित्व है, लाभ हैं, हानि है या करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज होते हैं, उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। और यदि नंबर 3 कमजोरियाँ, यदि किसी प्रकार के बिजनेस में कमजोरी हो तो उसको भी आसानी से पहचान की जा सकती है। और अब आता है तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है? एक व्यावसायिक संस्था की क्रियाओं का प्रभाव उसके चिट्ठे में विभिन्न संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी कोष में वृद्धि या कमी के रूप में परिलक्षित होता है। इन परिवर्तनों की प्रकृति, मात्रा तथा उसके कारणों का ज्ञान चिट्ठे के प्रयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसका अध्ययन तुलनात्मक चिट्ठे द्वारा किया जा सकता है। इस तुलनात्मक चिट्ठे में 2 तिथियों पर तैयार किए गए चिट्ठों की मदों और समंकों को इस प्रकार दिखाया जाता है कि प्रत्येक संबंधित मदों में 2 तिथियों के बीच हुए परिवर्तनों को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सके। इसी में फाल्के ने एक अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे तुलनात्मक चिट्ठा विश्लेषण एक ही व्यावसायिक संस्था की विभिन्न तिथियों के 2 या 2 से अधिक चिट्ठों में समान मदों के समूह एवं संगठित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन होता है। अर्थात जब किसी संस्था के विभिन्न तिथियों के चिट्ठों के आधार पर तुलना की जाती है तो इस विधि को तुलनात्मक चिट्ठे के आधार पर विश्लेषण की विधि कहा जाता है। तुलनात्मक चिट्ठे के क्या लाभ होते हैं? जैसे तुलनात्मक चिट्ठा होता है, इसमें परिवर्तनों पर जोर दिया जाता है, क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है और भावी पूर्वानुमान आसानी से लगाए जा सकते हैं। तुलनात्मक चिट्ठे का निर्माण, तुलनात्मक चिट्ठे के पहले 2 खानों में संस्था के प्रकाशित मूल चिट्ठों ओरिजिनल बैलेंस शीट के अंक या मौद्रिक मूल्य दिखाए जाते हैं। खातों में संस्था के प्रकाशित मूल चिट्ठों के अंक या मौद्रिक मूल दिखाए जाते हैं। तीसरे खाने में विभिन्न मदों की वृद्धियाँ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग आदि दिखाए जाते हैं। ये वृद्धियाँ एवं कमियाँ निरपेक्ष अंकों या मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त की जा सकती हैं अथवा प्रतिशत के रूप में दिखलाई जा सकती है। इसके बाद तुलनात्मक चिट्ठे में प्रतिशत वृद्धि या कमी का खाना और जोड़ दिया जाता है। प्रतिशतों की गणना वृद्धि या कमी के प्रत्येक मद में पिछले वर्ष के चिट्ठे की संबंधित मद की राशि का भाग देकर 100 से गुणा करके की जाती है। तो ये होता है तुलनात्मक चिट्ठा का सिस्टम। अब हमारे पास आता है तुलनात्मक लाभ हानि खाता। तो तुलनात्मक लाभ हानि खाता क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक वर्षों के लाभ हानि खाते तैयार कर लेते हैं और उन लाभ हानि खातों में आपस में अध्ययन करते हैं कि कौन से लाभ हानि खाते के अंदर कौन सी मदों में समानता, एकरूपता पाई जाती है और लाभ कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कमजोरी आ रही है, उसके बारे में हम आसानी से बातें कर सकते हैं। जैसे लाभ हानि विवरण किसी व्यवसाय के एक निश्चित अवधि में किए गए लेन देनों के परिणामों को सारांश रूप में दर्शाता है और उस अवधि के लाभ अथवा हानि को बतलाता है, किंतु 1 वर्ष के लाभ हानि विवरण में उल्लेखित समांक प्रबंध के लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आधार पर संस्था की प्रगति अथवा अवनति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर एक अवधि से अधिक के लाभ हानि विवरण का तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण को व्यवसाय की प्रगति या अवनति का निश्चित ज्ञान दे सकता है। यह तुलनात्मक लाभ हानि विवरण या आय विवरण व्यवसाय की अनेक लेखांकन अवधियों के परिचालनात्मक परिणाम दर्शाता है, ताकि एक अवधि से दूसरी अवधि की निरपेक्ष अंकों में हुए परिवर्तनों को मुद्रा मूल्य या प्रतिशतों में व्यक्त किए जा सकते हैं। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण विक्रय दरों, बेचे गए माल की लागत, विभिन्न व्ययों आदि में हुए परिवर्तनों में अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाने के लिए तुलनात्मक चिट्ठे की भांति निरपेक्ष मूल्यों के साथ साथ वृद्धि या कमी के लिए खाने बना दिए जाते हैं। विभिन्न मदों में होने वाले परिवर्तनों की राशि को साथ साथ इन परिवर्तनों के परसेंटेज को भी दिखाया जाता है। व्यावसायिक संचालन के परिणामों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने के लिए इस विवरण के साथ उत्पादन लागत का तुलनात्मक विवरण अवश्य तैयार किया जाता है। तो ये हमारे पास होता है स्थिति लाभ हानि खाते
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, तुलनात्मक लाभ हानि खाते का निर्वचन कैसे करते हैं। इसमें एक तो सकल लाभ की तुलना की जाती है कि बिजनेस के अंदर सकल लाभ कितना होता है, पहले के वर्षों में वर्तमान वर्ष में लाभ हानि में कितना परिवर्तन हुआ है सकल लाभ में। दूसरा है परिचालन लाभ की तुलना भी की जा सकती है कि संस्था में परिचालन लाभ पहले के वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष में या अनेक वर्षों में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद शुद्ध लाभ का अध्ययन किया जा सकता है कि शुद्ध लाभ में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है, इसमें भी अध्ययन किया जा सकता है। और उसके आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव दृष्टिकोण का निर्माण भी किया जा सकता है। अब आता है समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दर्शाने वाले वित्तीय विवरण समानाकार वित्तीय विवरण कहलाते हैं। ऐसे विवरणों में सभी अंकों को विवरण के एक प्रमुख अंक के प्रतिशत में व्यक्त करके सामान्य इकाई में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह वित्तीय विवरण का योग 100 में बदला जाता है एवं प्रत्येक मद उस अंक के एक अंक के रूप में प्रतिशत दर्शा दी जाती है। जैसे लाभ हानि विवरण की प्रत्येक मद को शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में, जबकि चिट्ठे में संपत्तियों दायित्वों की प्रत्येक मद को कुल संपत्तियों एवं कुल संपदा दायित्वों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार चिट्ठे एवं आय विवरण के आंकड़ों को विश्लेषणात्मक प्रतिशत या अनुपात के रूप में दर्शाया जाए तो तुलना के लिए सर्वनिष्ठ तैयार हो जाता है, आधार तैयार हो जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है। इन्हें 100% विवरण भी कहते हैं। इन विवरणों में समानाकार चिट्ठा, समानाकार लाभ हानि खाता भी शामिल होता है। इन विवरणों के निर्माण के लिए वित्तीय विवरणों के योग को 100 मानकर उनकी विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन विवरणों का प्रयोग लंबवत या क्षैतिज दोनों प्रकार से किया जा सकता है। लंबवत विश्लेषणों में इनका प्रयोग अंतर कंपनी तुलना और कंपनी एवं संबंधित उद्योग की तुलना में किया जाता है। क्षैतिज विश्लेषण में एक ही कंपनी के विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरणों में परिवर्तित करके किया जा सकता है। समानाकार चिट्ठा भी होता है, तो विश्लेषण हेतु तैयार किए गए समानाकार चिट्ठे में मूल चिट्ठे की प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्तियों के योग से तथा प्रत्येक दायित्वों के योग से प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इनमें विभिन्न चिट्ठे के योग को 100 मानकर उन्हें समान आकार बना दिया जाता है, जिसके पश्चात प्रत्येक चिट्ठे की विभिन्न मदों में चिट्ठे के योग का भाग देकर 100 से गुणा करके परसेंटेज में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रतिशत रूप में परिवर्तित चिट्ठा समानाकार चिट्ठा कहलाता है। इसे प्रतिशत चिट्ठा भी कहते हैं। जब कई वर्षों में चिट्ठे को प्रतिशत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो इन्हें तुलनात्मक समानाकार चिट्ठा भी कहते हैं। अब आता है हमारे पास में प्रवर्ती विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। तुलनात्मक विवरणों में किसी संस्था के 2 वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे विवरणों में संस्था की रुख उन्नति की ओर है अथवा अवनति की ओर होता है, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। इस ट्रेंड को जानने के लिए अनेक वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए वित्तीय विवरण की प्रत्येक मद के आधार पर आधार वर्ष की उस मद के प्रतिशत संबंध की गणना की जाती है। आधार वर्ष तुलना में निहित सबसे पहला वर्ष या बीच का कोई वर्ष हो सकता है। एक निश्चित तिथि या अध्ययन की प्रारंभिक तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों के मदों में परिवर्तन की दशा के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि प्रवर्ती विश्लेषण कहलाती है। इस प्रवर्ती विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण हेतु किसी संस्था की कई अवधियों में कार्य निष्पादन की जांच की जाती है, जैसे प्रवर्ती विश्लेषण, प्रवर्ती अनुपात, बिंदु रेखीय या चित्र में प्रदर्शन। तो प्रवर्ती प्रतिशत क्या होता है? इस विधि में सर्वप्रथम कई वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचनाओं का सारणीकरण कर लेते हैं, तत्पश्चात किसी एक अवधि या वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की प्रतिशत या कमी, वृद्धि या कमी की ज्ञात कर ली जाती है। यह प्रतिशत ही
प्रवर्ती प्रतिशत कहलाते हैं। इनसे आधार वर्ष की तुलना में अन्य वर्षों में होने वाले परिवर्तनों की दरों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रवृत्ति अनुपात। प्रवृत्ति प्रतिशत भी तुलना हेतु उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ऋणात्मक, धनात्मक या पॉजिटिव नेगेटिव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रवृत्ति अनुपातों का प्रयोग अधिक उचित होता है। इनमें किसी एक वर्ष के आधार पर आधार मानकर उसकी प्रत्येक मध्य की राशि को 100 मान लिया जाता है तथा अन्य वर्षों की राशियों को उसी अनुपात में परिवर्तित कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में चालू वर्ष की राशि में आधार वर्ष की राशि का भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न मदों में किसी एक वर्ष की मद को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की राशि का अनुपात प्रतिशत अनुपात कहलाता है। उसके पश्चात हमारे पास आता है अनुपात विश्लेषण। तो अनुपात विश्लेषण क्या होता है कि हमारे जो भी चिट्ठा होता है, लावानी खाता होता है या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके अंदर हमारे पास में विनियोजक होते हैं, लेनदार, देनदार, जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित हम किसी भी मद का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात एक किसे कहते हैं? अनुपात एक दो विभिन्न गणितीय मदों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। संस्था के अंदर लगभग 150 प्रकार के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। उनमें जैसे चालू अनुपात होता है, करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, तो ये बहुत सारे रेशो होते हैं। अनुपात किसी व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आंतरिक व बाह्य घटनाओं, उसके परिचालन से संबंधित व्यवहारों, परिचालन के परिणामों तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की उपलब्धि को सूक्ष्म या सारांश रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह में संबंध निर्धारित एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय विवरणों की 2 या 2 से अधिक मदों के बीच परिमाणात्मक या संबंध स्थापित करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अनुपातों के आधार पर संस्था से संबंध रखने वाले बाहरी पक्ष यथा नियोक्ता, लेनदार आदि को संस्था की आर्थिक स्थिति की मजबूती अथवा कमजोरी की जानकारी मिल जाती है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में का तात्पर्य होता है कि गत वर्ष या अनेक वर्षों में होने वाले रोकड़ लेन देन होते हैं, उन रोकड़ लेन देनों में क्या परिवर्तन होते हैं, कमी होती है, वृद्धि होती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इस प्रकार से हम इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में ही रिसर्च करते हैं और उसमें किसी अच्छे अध्ययन पर पहुंच पाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कोष प्रवाह विश्लेषण। कोष प्रवाह विश्लेषण का तात्पर्य होता है कि फंड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ये 2 वर्षों का एक संपत्तियों, दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है कि इसमें एक चालू दायित्व होता है, एक चालू दायित्व या संपत्ति, दूसरा गैर चालू दायित्व संपत्ति, अर्थात दोनों, एक चालू लेनदार और चालू खाता होता है, एक गैर चालू खाता होता है। इन दोनों में हुए ट्रांजैक्शन में वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाती है और वर्किंग कैपिटल चेंज होने की वजह से हमारा फंड फ्लो हो जाता है। तो फंड फ्लो जो होता है उसका अध्ययन करने के लिए हम समुचित कोष प्रबंधन का तैयार करते हैं। इसके आधार पर 2 या 2 से अधिक वर्षों की काउंटिंग की जा सकती है। समुचित विश्लेषण। समुचित किसे कहते हैं? समुचित एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संस्था को नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, अर्थात जितनी संस्था की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसके बराबर संस्था की रेवेन्यू इनकम होती है। तो रेवेन्यू इनकम और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, अर्थात जहाँ पर कॉस्ट होती है उतनी ही मात्रा में उसके पास आय होती है। तो उसमें 1 भी रुपया प्रॉफिट का नहीं होता है और 1 भी रुपया हानि का नहीं होता है। इसे समुचित बिंदु कहते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर संस्था को न लाभ होता हो न हानि होती हो, उसके आधार पर हम 2 या 2 से अधिक वर्षों की प्रवृत्ति या तुलना या कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो ये है हमारा वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकियों के बारे में अध्ययन। थैंक यू।